नमस्कार साथियों, मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की और हमारा टॉपिक चल रहा था विजयनगर साम्राज्य, जो कि हमने भाग 4 देख लिए विजयनगर साम्राज्य की, जो कि आज हम बात करेंगे भाग 5 की, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा संगम वंश, जो 1336 से 1485 तक शासन करता है, हरिहर और बुक्का जिसके संस्थापक थे। उसके बाद में दूसरा हमने देखा सालू वंश, 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन करता है, नरसिंह शालू जिसके संस्थापक कह दो या शासक जो एक ही थे, नरसिंह शालू। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों इस बात पे। उसके बाद में नंबर 3 हमने देखा तुलु वंश, जो कि 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन करता है, वीर नरसिंह जिसके संस्थापक थे और उसका एक महानतम योग्य शासक हमने देखा था कृष्णदेव राय, बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हमने देखा था उसके अष्ट दिग्गज किसको कहा जाता है उसके बारे में हमने देखा, और उसके द्वारा प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई और उसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए उसके बारे में हमने पिछली क्लास पिछले वीडियो के अंदर देखा था। प्यारे विद्यार्थियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य भाग 5। प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। समय के अनुसार हमें भी आगे चलते रहना चाहिए। हमारी निरंतर कोशिश रहनी चाहिए कि इस बार तो हमें सफलता प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें दौड़ना पड़े, चलना पड़े या अंत में रेंगना भी पड़े, तो भी हमें तो सफलता हर हाल में प्राप्त करनी है। ऐसा जोश, जज्बा, जनून अपने अंदर भर लो साथियों, तभी सफलता मिलेगी। समय से भी आगे निकल जाओ। जैसे कहा जाता है ना कि कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों को ही बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। तो हमें भी वक्त से आगे निकलना है प्यारे विद्यार्थियों, और इस बार अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ संकल्प ले लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों और युवा साथियों। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों एक अति महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा आपको कि प्रत्येक सोमवार हमारा राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट होगा, प्रश्नोत्तरी, जो कि कल वाला आपने देखा होगा। संविधान संशोधन से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कैसा लगा वो वीडियो? अगर आपने नहीं देखा है तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट के अंदर जरूर देखना, फिर बताना आपको कैसा लगा वह वीडियो, वह क्लास। उसी प्रकार आगामी जो सोमवार आएगा, ये मानो प्रत्येक सोमवार को रात को 9:30 बजे 50 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट होगा। क्रम से टॉपिक चलते हुए, रिट को मद्देनजर रखते हुए ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो भारतीय राजव्यवस्था सभी कंपटीशनों के सिलेबस में होती है, लेकिन मैं रिट के उसके टॉपिक के अनुसार और रिट के जो पेपर आते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनके आधार पर ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। कहने का मतलब है रिट का लेवल होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चनों का 50 क्वेश्चन होंगे। सुन लो, पहला टॉपिक होगा भारतीय संविधान और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान
एवं लोकतंत्र रिट के सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक है और उसी में से 50 क्वेश्चन बनाऊंगा। आप अपना मूल्यांकन करना कि आपकी तैयारी कैसी है। और क्वेश्चन होंगे एक से बढ़कर के एक, बहुत महत्वपूर्ण, जो पीछे के कंपटीशनों में पूछे हुए भी है, आगामी कंपटीशनों में पूछे भी जा सकते हैं, चाहे वह रिट का हो, राजस्थान पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, पटवार का हो, किसी में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, आज से ही तैयारी शुरू कर दो भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की, जो कि सोमवार कब आएगा, सोमवार 17 अगस्त को रात को 9:30 बजे लाइव देखना आप और अपना मूल्यांकन करना प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा होगी, 50 क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों। संभवतः मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी ही आपकी जो आशा थी, मेरे से उम्मीद थी, वो भी पूरी होने जा रही है। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, नए तरीके से, नए सिरे से, नए परिवर्तनों के साथ जो कि संशोधन हुए हैं उनसे अपडेट रहते हुए, और हम भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे एक नए सिरे से, नई प्रकार से। चाहे आपने पहले मेरे से कोचिंग में पढ़ाओ, अन्य किसी कोचिंग में पढ़ाओ, अन्य किसी किताब गाइड नोट्स में पढ़ाओ, देखना आपको एक बार सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। और वो दिन आएगा 15 अगस्त शाम को आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पहला टॉपिक मिलेगा मेरा वीडियो। कहने का मतलब है तो आप तैयार हो जाइए, अपने साथी सहेली दोस्त उनको भी कह देना कि अब देखो हमारे होशियार जी सर भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रही हैं। उन तक ये बात पहुंचा दो प्यारे विद्यार्थियों। 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, तो आप भी उस दिन मानना कि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से भी हम आजादी लेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। कहने का मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छी प्रकार से हम तैयार करेंगे। आ गया समझ में प्यारे विद्यार्थियों। 15 अगस्त को हम भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, और वो भी क्रम से सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए कंटिन्यू चलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, और नए सिरे से, नए प्रकार से, नए अपडेट के साथ जो संविधान संशोधन हुए उनके द्वारा क्या परिवर्तन हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था में, उसको साथ लेकर के चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस बात को गौर करना और अपने साथी सहेली दोस्तों तक ये बात पहुंचा देना। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखे, जिससे मेरा भी हौसला बड़ा हो, मैं भी ऊर्जावान हो जाऊं। इसी प्रकार का स्नेह, सहयोग, प्रेम बनाए रखना, आपका सहयोग अति आवश्यक है मेरे लिए प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है। और सोमवार 17 अगस्त तो जरूर याद रखना है, भारतीय संविधान और लोकतंत्र, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ संविधान सभा के माध्यम से, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 50। रात को 9:30 बजे आपसे मैं लाइव होऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो तैयार कर लेना भारतीय संविधान। क्लियर है। चलो तो आज का टॉपिक देखते हैं। अब तो खुश हो गए ना, भारतीय राज्य व्यवस्था अब आपके अंगुलियों पे नचेगी प्यारे विद्यार्थियों। देखना 15 अगस्त से जैसे ही हम क्लासेस शुरू करेंगे तो आप खुद कहोगे वाह सर क्या बात है। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते ही आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। प्रत्येक दिन क्लास होगी और उसके बाद में आप मूल्यांकन करना, अपने नोट्स बनाना बढ़िया से बढ़िया, चाहे आपने कहीं पे भी पढ़ा हो, लेकिन मेरी क्लास एक बार लेकर देखना प्यारे विद्यार्थियों, सोचने पे मजबूर हो जाओगे। क्लियर है। चलो तो आज का टॉपिक देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य भाग 5, जो कि 3 वंश हमने देख लिए। आज हम बात करेंगे चौथे वंश की, जो कि आरवीडू वंश। कौन सा होगा चौथा?
आरवीडू वंश 1570 से 1650 तक शासन करेगा विजयनगर के ऊपर। चलो तो आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। 1570 ईस्वी में तिरुमाल या तिरुमल ने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को अपदस्थ करके आरवीडू या अरावीडू वंश की स्थापना की थी। बहुत बढ़िया कि उसने आरवीडू कह दो या अरावीडू वंश की स्थापना किसने की? तिरुमाल ने की थी। किसको हटा करके? सदाशिव राय को, जो कि किसका था? तुलु वंश का अंतिम शासक था। आ रहा है क्या ध्यान में? हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा भी की थी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो तालीकोटा या तालीकोट भी कहा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जिसे राक्षसी तगड़ी या आप कहोगे बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेनुगोंडा, जिसे पेणुकोंडा को कहने को लो, वेनुगोंडा को क्या कहा जाता है? पेणुकोंडा भी कहा जाता है, को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई और शासन करना प्रारंभ कर दिया था। क्लियर है? आगे देखो, इस प्रकार विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडू वंश, जिसे अरावीडू वंश भी कहा जाता है, 1570 से 1650 ईस्वी तक रहा था, की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को हटाकर पेनुकोंडा में की थी। क्लियर है ना? पेनुकोंडा याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो इसकी तीसरी राजधानी होगी विजयनगर साम्राज्य की। उसके बाद में देखो वेंकट द्वितीय 1586 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो इसका प्रतापी शासक था। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की चौथी और अंतिम राजधानी थी। इसे तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। नोट लगाकर लिखना अपने नोट्स के अंदर। क्रमशः राजधानियां विजयनगर साम्राज्य की, पहली कौन सी होगी? अनेगोंडी, दूसरा विजयनगर, तीसरी बेनुगोंडा और चौथी चंद्रगिरी। ये क्रमशः याद कर लेना। चारों ही राजधानियां अति महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की चारों ही राजधानियां अति महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में 1612 ईस्वी में राजा ओडेयार, जिसे वोडेयार भी कहा जाता है, ने दो नाम है क्योंकि अलग अलग राइटर अलग बताते हैं, अलग बुकों में अलग बताया जाता है। दोनों को तैयार कर लेना, क्या होता है एग्जाम में कौन सा नाम आ जाए। तो ध्यान, ओडेयार या वोडेयार ने वेंकट द्वितीय की अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी के नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर जो वर्तमान में कर्नाटक, याद आ रहा है क्या? मैसूर टीपू सुल्तान जो कहता है शेर की तरह रहना चाहिए, शेर की तरह जिंदा होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, साहस और हिम्मत होनी चाहिए। शेर की तरह जो एक पैर पीछे करता है तो ये मानो अपने शिकार के लिए पूरे जोश के साथ वापस आगे बढ़ता है। वेंकट का स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था। सीधा पत्र व्यवहार भी उससे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कहा जाता है कि 1598 में वेंकट ने ईसाई पादरियों को अपने दरबार में स्वागत भी किया था। उसके बाद में वेंकट द्वितीय की चित्रकला में बड़ी रुचि थी, चित्रकला में बहुत ज्यादा रुचि थी। इसे यूरोपीय चित्र बहुत पसंद थे। इसने 2 जेसुइट चित्रकार अपनी सेवा में भी रखे थे। करना प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। श्री रंग तृतीय, वेरी वेरी मोस्ट, श्री रंग तृतीय विजयनगर और अरावीडू वंश का अंतिम शासक था। गौर करना इस बात पे प्यारे विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? श्री रंग तृतीय था। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने ये पांचों भाग देखे हैं तो आप इसका उत्तर जरूर बता दोगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, पहला राजा कौन बना था विजयनगर साम्राज्य का। क्लियर है। तो अंतिम आपके सामने श्री रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, जैसे सबसे बड़ा कौन, राजा। विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक, कैसा था, राजतंत्रात्मक था। राजा को राय कहा जाता था, गौर करना इस बात पे, राजा को राय कहा जाता था। वह ईश्वर के, भगवान के, वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था, समतुल्य माना जाता था, ऐसा कहा जाता है। इस काल में भी प्राचीन काल की भांति राज्य की सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया जाता था। जैसे कि मनु, कौटिल्य, उन्होंने राज्य उत्पत्ति के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, जो कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। और सबसे बड़ा किसको माना, नंबर 1 राजा, दूसरा आमात्य, तीसरा हम कह सकते जनपद, जनयुक्त भूमि, चौथा हम कह सकते राजधानी, पुर, परकोटा या किला, पांचवा हम कह सकते कोष, खजाना, और छठा हम कह सकते हैं दंड या सेना, और सातवां मित्र। ये सप्तांग तो उसी पे ये आधारित था। सर्वोच्च कौन था, राजा। क्लियर है क्या साथियों, आगे समझ में दोस्तों। तो देखो आगे, उसके बाद में एक मंत्री परिषद होती थी 20 सदस्यों की, एक मंत्री परिषद भी थी उस समय 20 सदस्यों की, जो राज्य परिषद के बाद केंद्र में मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था, जो कि मंत्रियों के चयन में आनुवंशिकता के सिद्धांत का संभवतः अनुसरण किया जाता था। जो पहले तो उसके बाद में उसी के बेटे को वंशानुगत, परंपरागत, पैतृक जिसको हम कह सकते हैं। विजयनगर राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। इसे नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन, प्रांत, सबसे बड़ा कौन था, प्रांत था। गौर करना, जिसे मंडल कहते हैं। कहने का मतलब है प्रांतों के अंतर्गत ही मंडल थे, कमिश्नरी। उसके बाद में कोटम या वलनाडु, जिसे जिला, जिसे क्या कहते हैं, जिला कहते हैं। और नाडु जो कि तहसील। उसके बाद में मेलाग्राम जो 50 गांवों का समूह होता था। और उसके बाद में उर, गांव, उर का मतलब गांव, जो सबसे छोटी इकाई था। ये गौर करना प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, उर, गांव सबसे छोटी इकाई थी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। क्या था, लगान। याद आ रही है क्या आमिर खान की फिल्म लगान। जो प्राचीन समय में ये मानो लगान बहुत ज्यादा लिया जाता था, शासकों के द्वारा जनता के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगा दिए जाते थे, अत्याचार किया जाता था प्यारे विद्यार्थियों। तो यह है लगान। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। गौर करना, कौन सा था, 1/6 भाग था उस समय उपज का। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा थी। क्या थी, पेगोडा। स्वर्ण का जो सिक्का था उसे वराहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वराहा। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का, जिसे वराहा कहा जाता था। और वैसे इसकी मुद्रा पेगोडा थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, परदोष भी कहा जाता है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फणम कहा जाता था, जबकि चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था उस समय। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों में वहां के नरेशों के धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता है, क्योंकि वो चीजें वहां पर उत्कीर्ण की हुई थी सिक्कों के ऊपर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि
कहलाती थी उस समय। क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, मैं यहां पे नहीं लिख पाया, आप गौर से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, तो कई विदेशी यात्री आए थे। सबसे पहले हम कह सकते हैं निकोलो कॉन्टी जो इटली का था, 1420 ईस्वी में आया था देवराय प्रथम के समय। क्लियर है? उसके बाद में नंबर 2 अब्दुल रजाक जो फारस इराक से आया था, जो कि 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय आया था। उसके बाद में नोनीज जो पुर्तगाल से आया था 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के समय। शासक कौन था उस समय? मल्लिकार्जुन, उसके समय आया था। उसके बाद में अगला है डोमिंग पायस, ये महत्वपूर्ण है, पुर्तगाल का था, 1515 ईस्वी में आया था करसनदेव राय के समय। कब आया था? करसनदेव राय के समय आया था। और उसके बाद में एक और है बारबोसा, ये भी पुर्तगाल का था, जो 1516 ईस्वी में आया था करसनदेव राय के समय। तो इन्हें गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, तो इसको अच्छी प्रकार से सुन करके नोट करना। विजयनगर के काल में देवदासी प्रथा, सती प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी तथा गणिकाओं का स्थान महत्वपूर्ण था उस समय। गणिकाओं का स्थान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य की खरीद बिक्री को बेसबग कहते थे उस समय। व्यापारियों की श्रेणियों को चेटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चेटी कहा जाता था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि विजयनगर साम्राज्य बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। वही बात बोलूंगा प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, युवा साथियों, कि मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन संपूर्ण कंप्लीट नहीं बताया है। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर इतना तैयार कर लेते हो आप तो बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे कर पाओगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने विजयनगर साम्राज्य का भाग 5 देखा, जो कि उसका चौथा वंश हमने देखा, आरवीडू वंश, जिसे अराविडू वंश भी कहा जाता है। तिरुमल ने इसकी स्थापना की थी, ये जरूर याद रखना है। और राजधानियां तो जरूर तैयार करना ही है प्यारे विद्यार्थियों। और अंतिम शासक कौन था? श्रीरंग तृतीय था। गौर करना इस बात पे। और अगला जो वीडियो होगा वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो आज ही रात को 9:30 बजे आपके सामने प्रस्तुत होंगे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और अपना मूल्यांकन करना। 5 क्लासें, 5 वीडियो, 5 भाग जरूर देख लेना, तभी आप उन क्वेश्चनों को कर पाओगे। फिर अपने आप में संतुष्ट हो जाना कि विजयनगर साम्राज्य हमारे पूरा तैयार है। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट, प्रश्नोत्तरी। तो तैयार रहिए प्यारे विद्यार्थियों। आज रात को 9:30 बजे जो कि विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो पीछे के पेपरों में पूछे हुए भी है और आगामी पेपरों में पूछे भी जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो आज हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कंप्लीट कर लिया है प्यारे विद्यार्थियों, और आगामी जो सूचना दी है उसको जरूर याद रखना। अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, अपने साथ वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर जरूर कर देना। मारा गुरुजी, होशियार जी भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं 15 अगस्त से। गौर करना। और प्रत्येक सोमवार को
प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट होगा प्रश्नोत्तरी क्रम से। पहले टॉपिक से हम चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि पहले हम संविधान, उसके बाद में भाग स्रोत, अनुसूचियां, फिर उसके बाद में प्रस्तावना, फिर मूल अधिकार, फिर राज्य के नीति तत्व है, फिर मूल कर्तव्य, उसके बाद में संघ सरकार है, उसके बाद में राज्य सरकार है, उसके बाद में पंचायती राज है, उसके बाद में बचे हुए टॉपिक विभिन्न पद कह दो या संस्थाएं, जो लगभग ये टॉपिक प्रत्येक कंपटीशन में मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो वैसे तो हम रिट का नाम दे रहे हैं, वैसे ये प्रत्येक कंपटीशन में काम आने वाला है। भारतीय राज्य व्यवस्था 50 क्वेश्चन होंगे, देखना आप अपना मूल्यांकन करना कितने सही कर सकते हो। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पर जरूर गौर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार आपको कहता रहता हूं, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, जोश जज्बा जुनून अपने अंदर होना चाहिए, आलसी मत बनो। ये नहीं कि अभी विज्ञापन ही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, नई शिक्षा नीति नहीं प्यारे विद्यार्थियों, डरने की जरूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं होगी, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मानो एक फर्स्ट ग्रेड, एक सेकंड ग्रेड, एक रिट का एग्जाम बिना इंटरव्यू के होगा, बिना नई शिक्षा नीति के होगा। पहले पुराने पैटर्न, पुराने सिलेबस के आधार पर ही होगा। टेंशन मत लो, नो फिकर। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, हमें तो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। दृढ़ संकल्प लो कि हमें तो इस बार अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, अपने अंदर जोश जज्बा जुनून रखो, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखो मेरे साथियों। अंत में वही बात कहूंगा, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, युवा साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।